अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान फाल्कन एकेडमी। अगर कोई नया स्टूडेंट आया है तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, देखते हैं इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनके क्वेश्चन को भी और उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइब्रेटिंग जो होती है, कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है, कोई भी चीज़ वो ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे हो रही है, हम उसको वाइब्रेटिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलें जी, हम उसकी डेफिनेशन, मैंने निशान लगाया हुआ, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ वाइब्रेटिंग आर ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखें, वाइब्रेट का मतलब तो ये है कि कोई भी चीज़ इस तरह वाइब्रेट कर ले तो वाइब्रेट है, लेकिन अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे, बैक एंड फोर्थ करे या टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है, किसी खास पॉइंट के दरमियान, हम उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर ये चीज़ है, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊं, फिर नीचे लेकर जाऊं, फिर ऊपर लेकर जाऊं, ठीक है, दरमियान में उसका मीन पोजीशन हो, एक्सेस हो, उसके ऊपर नीचे, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन या फिर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन, अगर वो चीज़ मूव करे, हम उसको वाइब्रेशन तो बोलते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग बॉडी क्या बन जाती है? ऑसिलेशन बन जाती है। अब उसी ऑसिलेशन की एक ख़ास टर्म को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, SHM शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो चलेंगे इस डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, हम उस चीज़ को वाइब्रेटिंग बोलेंगे कब? इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, जब वो आगे पीछे मूव, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, या फिर आर टू एंड फ्रो मीन ऊपर नीचे, अबाउट अ पॉइंट किसी पॉइंट के हिसाब से या एक्सेस के हिसाब से, अगर वो मोशन करती है आगे पीछे या ऊपर नीचे। जैसा कि वो आप स्विंग की मोशन देखते हैं, जैसा कि वो एक स्विंग होती है, उससे पे हम मतलब आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। आप सिंपल पेंडुलम को देखते हैं कि उसकी हम टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, हम एक स्प्रिंग के देख सकते हैं कि उसको हम खींच कर छोड़ें तो वो आगे पीछे अपनी जगह से हरकत करता रहता है। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि अगर वो इस तरह बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट करेगा, हम उसको वाइब्रेटिंग बोलते हैं। कहता है एक एन अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन के एक और टर्म भी है, उसको हम बोलते हैं इज ऑसिलेशन, हम उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। और इस ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड होती है, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी ऑसिलेशन मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये है कि वाइब्रेटिंग का हमें पता चल गया वाइब्रेटिंग क्या चीज़ होती है, जो आगे पीछे अपने पॉइंट से हरकत करे या ऊपर नीचे हरकत करे, हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको मतलब उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन की एक दूसरी टर्म या उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। और इस वाइब्रेटरी या ऑसिलेशन मोशन की स्पेशल काइंड को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही नहीं बन जाती, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो फुलफिल हो तो उसी ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। वो कौन सी है? और इन चीज़ों को हमने अब इस आर्टिकल के अंदर देखना है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ हमने उसको बयान करना है और प्रूव करना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ली हुई हैं। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, हमने किसी मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। और इस तरह नेक्स्ट हम देखेंगे बाउल वाली एग्जांपल, और फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की देखेंगे। बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ इस आर्टिकल को या फिर इस चैप्टर में आर्टिकल को या इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन के तीनों एग्जाम्पल में से, तो वो ये वाली पहली मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो है मैस, जो हम मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग देखते हैं। तो आप इसके ऊपर निशान लगा लें, V.I का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको हम बयान करने से पहले इधर आपकी बुक के ऊपर पिक्चर बनी होगी, उसको ज़रा देखें, उसको देखें कि वो क्या कर रहा है कि हमने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग के साथ हमने क्या अटैच कर दिया? एक मैस कर दिया। अब ये जो स्प्रिंग है, इसका एक जो सिरा है वो इस मैस के साथ अटैच हुआ है और एक सिरा पीछे से हमने किसी चीज़ के साथ फिक्स किया हुआ है, बांधा हुआ है। ठीक है,
अब ये यहाँ पे मैस अपनी रेस्ट पोजीशन में है, जो असली इसकी हकीकत में इसकी पोजीशन है वो ये है। अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स कुछ भी नहीं लगाया, देखो ना एफ इज इक्वल टू जीरो मीन हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, और एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू जीरो हमने कोई अभी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं किया। ये जीरो का मतलब है मीन पोजीशन अपनी ओरिजिन पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। अब हमने इधर एक ए पॉइंट ले लिया है और इधर पीछे एक बी पॉइंट ले लिया है, जो ये डैश डैश लाइन दिखा रहा है। अच्छा जी, अब इसको हम खींचेंगे इस साइड पे, जोर लगा के पुल करेंगे, ठीक है। तो x का मतलब है कि इस साइड पे, फिर ये एरो का मतलब क्या होगा कि इस साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये जो x था पहले तो ज़ीरो है, जैसे हम खींचेंगे तो फिर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इंक्रीज करेगा इस साइड पे। ये देखें, हमने ये देखें, ये दरमियान वाले वो जो डैश जो लाइन थी, वहाँ पे जो मैस रखा हुआ था, हम उस मैस को खींचकर यहाँ ए पॉइंट के ऊपर लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो एक्स है वो इतना आया है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से मीन से ओरिजिन से लेकर यहाँ ए पॉइंट तक जो आया है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया है। जितना हमने उसको जोर लगाया, हमने उसको फोर्स लगाई, हमने उसको पुल किया, ठीक है, तो हमने उसको खींचकर यहाँ पे ले आए। अच्छा जी, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मीन इंतहाई पोजीशन, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो फोर्स लगा कर खींच कर लाए थे हम उसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो ये साफ सी बात है, स्प्रिंग है तो इस मैस को अपनी तरफ वापस खींचेगा, वापस खींच कर यहाँ लाएगा मीन के ऊपर। लेकिन यहाँ मीन पोजीशन जहाँ ज़ीरो था उसके ऊपर रोक नहीं सकेगा, बल्कि इससे पीछे ये चला जाएगा स्प्रिंग। ये अभी तो देखो ना, ये खुला हुआ एक्सपेंड हुआ हुआ, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे वापस आएगा अपनी असली हालत में, और फिर उसके बाद ये पीछे क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जैसे ये नीचे दिखाया गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि यहाँ से तो हमने तो जो जोर लगाया था, हमने जो फोर्स लगाई थी उसको छोड़ दिया, हाथ हमने उठा लिया, लेकिन जब हमने हाथ उठाया तो ये वापस को जा रही है, देखो ना फोर्स वापस एरो नज़र आ रहा है कि ये पीछे को जा रहा है। तो ये पीछे को यहाँ जाएगा लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू अनर्शिया, अनर्शिया की वजह से यहाँ पे वो नहीं रुक सकेगा ये, बल्कि इससे पीछे चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? बी पॉइंट के ऊपर। ये देखो, यहाँ नहीं रुका बल्कि पीछे बी पॉइंट के ऊपर मैस चला गया और ये स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस हो गया। अच्छा जी, अब हुआ क्या यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो ज़ीरो था, लेकिन पीछे चला गया तो इसने और डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। यहाँ से पीछे यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, उसको हम एक्स बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो किया ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब यहाँ पे जाकर फिर ये वापस आएगा अपनी किसकी जानब? मीन पोजीशन की, या मीन ओरिजिन की जानब आएगा। फिर यहाँ नहीं रुकेगा, फिर आगे ए की जानब चला जाएगा, और फिर यहाँ ए से फिर वापस आएगा मीन से, मीन पे नहीं रुकेगा, फिर ये बी की जानब चला जाएगा। इसका मतलब है ये बैक एंड फोर्थ मोशन इस तरह चलती रहेगी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अब यहाँ पे हम देखें कि फोर्स यहाँ पे जो है वो एरो इधर ओ की जानब शो किया हुआ है, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट किया हुआ है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो है उसके इन्वर्स या उल्ट शो किया हुआ है कि यहाँ बी से ओरिजिन ओ की जानब है मीन, अब लेफ़्ट टू राइट उसने किया हुआ है शो। क्यों ऐसा है? क्यों? इसकी वजह यह है कि ये जो एफ है ये बेसिकली है कि ये है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा उसके मीन पोजीशन की जानब रहती है, मीन पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा जी, यहाँ भी ये देखें बी के ऊपर गया तो, लेकिन हमने तो अभी कहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा ओरिजिन या मीन पोजीशन की जानब रहनी है, तो इस वजह से ये वापस ओरिजिन अब इधर है, तो इस वजह से इसका एरो वापस को है। अब यहाँ पे हम यहाँ लेकर आए तो, लेकिन ओरिजिन पीछे है, तो हम इसका एरो वापस लेकर जाएंगे। इसका यहाँ से हमें ये साबित हो गया कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसके मीन पोजीशन की जानब होती है। अच्छा जी, यहाँ से हमने ये देख लिया कि एफ़ यहाँ ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो था। जब हमने फोर्स लगाई तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पोजीशन पर गया, और वहाँ से छोड़ा तो वापस आया, यहाँ रुकी नहीं, मैच रुक नहीं सका, इसकी मोशन रुक नहीं सकी, ये वापस बी के ऊपर गया। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। तो फिर ये वापस आया और इस तरह टू एंड फ्रो मोशन चलती रही, बैक एंड फोर्थ मोशन चलती रही, ठीक है। अब इसके ऊपर मज़ीद हम देखते हैं। साफ सी बात है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेगा। तो इस चीज़ को हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। चलें जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हुक्स लॉ का।
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग की लेंथ के अंदर जो चेंज आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, मतलब फोर्स बढ़ेगी तो वो लेंथ भी बढ़ेगी, वो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर फोर्स कम लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। इस वजह से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और साथ हमने माइनस जो लगाया, माइनस नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है क्या, कि इसकी हमेशा जो फोर्स की होगी वो जो मतलब हमारे पास डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की जानब रहेगी, पीछे की जानब रहेगी। इस वजह से हमने ये माइनस लगाया। और ये जो के है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये जो एक्स है इसको हम लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये जो एफ है इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और इस एफ इज इक्वल माइनस के एक्स जो है इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। अच्छा जी बेटा, अब हुक्स लॉ का पता चला गया क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चेंज इन लेंथ के। ठीक है, तो एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, तो उसने बता दिया कि एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस, जो मैस की डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेंथ हुई है मीन पोजीशन से, वो है। अच्छा जी, और के अभी मैंने बताया कि के जो यहाँ पे है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखें एक्स इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके एफ के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल क्या आ जाएगा, एफ ओवर एक्स, और ये माइनस इधर है और दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। तो के इज इक्वल क्या आ गया, माइनस एफ ओवर एक्स। तो ये के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। कहता है द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, stiffness spring have large value of k and soft spring have small value of k। ठीक है, साफ सी बात है, ये stiffness है कि मतलब वो कितना किस तरह का stiff बना हुआ है, मतलब कितना वो hard बना हुआ है या वो soft बना हुआ है। ठीक है, उसकी लचक कितनी है, तो ये के उस चीज़ को बयान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हार्ड सख्त है तो उसकी के की वैल्यू और तरह से आएगी, जो एक स्मॉल सॉफ्ट सा स्प्रिंग है बिल्कुल हल्का सा है उसकी और तरह से क्या आएगी। तो वो हम यहाँ पे फोर्स ओवर एक्स से हम जितनी फोर्स लगाई, जितनी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, जितनी उसकी रेशो आएगी उसको हम के बोलेंगे। ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा। साफ सी बात है, अगर वो हार्ड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसकी के की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। अगर वो सॉफ्ट हुआ तो उसकी जो है थोड़ी सी फोर्स लगाने से उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उसका के की वैल्यू कम आएगी। जितनी के की वैल्यू आएगी हम यहाँ लगा लिया करेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एफ ओवर एक्स है, और ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है कि के क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो अगर लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है, जब वो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग, अभी हमने कहा ना स्टिफ स्प्रिंग है लार्ज वैल्यू आएगी के की, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है स्मॉल वैल्यू आएगी ऑफ के। ठीक हो गया जी। अगर कोई हार्ड है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि लेंथ डिस्प्लेसमेंट कम कवर होगा, और अगर वो सॉफ्ट हुआ तो एक्स की मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब नीचे ज़्यादा वैल्यू हो तो फिर के की वैल्यू स्मॉल ही आती है, वो बिल्कुल वही कह रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग हुआ तो के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। क्यों होती है अभी मैंने बता दिया। चलें जी, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको इस एफ इज इक्वल माइनस के एक्स है। अब इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से कंपेयर करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, इसका मतलब इसको और इसको हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये देखें एम ए है, ये जो फोर्स है एम ए, हम इस फोर्स को इस फोर्स के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखो ना, एफ इज इक्वल टू एम ए है और एफ की जगह पे हमने एम ए की वैल्यू रख दी। ठीक है, एम ए ओवर एक्स आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर गौर से हम देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल सकती है, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और एम उधर जाके डिवाइड हो गया। ये देखो के एक्स, ये के और एक्स मल्टीप्लाई हो गए और एम उधर जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ये ए एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या आ गया है, ए इज इक्वल माइनस के ओवर एम और एक्स। अब ये के भी कांस्टेंट है और मैथ्स भी कांस्टेंट है, मैथ्स भी चेंज नहीं होता, ये भी कांस्टेंट है, तो के ओवर एम तो कांस्टेंट आ गया। अगर ये कांस्टेंट है तो ए डायरेक्ट इक्वेशन किसके आ रहा है, एक्स के। ये देखो ना, ए के सामने एक्स है तो इसका मतलब है ए डायरेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, ये जो माइनस आ रहा है, के ओवर एम तो कांस्टेंट था, वो डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर छुप गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस है ये जाहिर क्या करता है कि एक्सेशन हमेशा, जैसे ये फोर्स के साथ माइनस आ रहा था तो इसका मतलब था कि फोर्स हमेशा क्या जा रही है, उसकी मीन पोजीशन की जानब। अब एक्सेशन के साथ माइनस आ रही है, इसका मतलब एक्सेशन हमेशा उसकी डायरेक्शन किसकी जानब होगी, मीन पोजीशन की जानब। ठीक है, और
जितना एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। यही फोर्स ने कहा था जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी हमारे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स से बयान कर लें, चाहे हम एक्सेलेरेशन से बयान कर लें सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन यही कहती है कि उसका एक्सेलेरेशन या उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है हमेशा मीन पोजीशन की जानब रहे, और जितनी एक्सेलेरेशन या फोर्स लगे उतनी उसके डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, एक उसकी जो है जितना एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो उतनी मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दूसरा ये है कि उसकी जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो फिर वो जो ऑसिलेशन है वो क्या बन जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलें जी, अब हमने ये देख लिया कि ए इज इक्वल माइनस एक्स आ रहा है, तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ये जो चीज़ आ रही है ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन माइनस एक्स का मतलब क्या, इट मीन्स का मतलब ये है कि एक्सेलेरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के, कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजीशन। हैंस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात साबित होगी अगर एक्सेलेरेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कहाँ से, मेन पोजीशन से, तो फिर ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है फिर वो किसकी एग्जांपल बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अभी हमने ये नेगेटिव का मैंने अभी बताया भी था और अभी मैंने आपको रिस्टोरिंग फोर्स का भी बताया था। चलें जी, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, ये अभी मैंने आपको पीछे जो नेगेटिव साइन दिखाया वो कहता है नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मींस दैट फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग, जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर ऑलवेज कहाँ पे होगी, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर आगे को जा रहा है फोर्स पीछे को है, अगर इसमें इस साइड पे जा रहा है फोर्स फिर पीछे को है। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था इसमें, ये देखें ये एरो इधर है लेकिन हम इधर जा रहे हैं, फिर हम पीछे जा रहे हैं लेकिन एरो पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि फोर्स हमेशा ऑपोजिट लगती है डिस्प्लेसमेंट की। मतलब इसका ये हुआ कि जो स्प्रिंग फोर्स है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो हमेशा किसकी जान, मीन पोजीशन की जान। तो इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स, इसको समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ये जो है। अच्छा जी, फिर रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम गौर से देखें तो फिर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स आर पुश आर पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग, ठीक है, और उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा उसको पुश करें या पुल करें, मीन आगे को जा रही हो या पीछे को जा रही हो, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, लेकिन उसकी जो मतलब डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स की मतलब और उसके साइन की डेफिनेशन भी है, आप ऊपर वाली कर लें या नीचे वाली कर लें, एक ही बात है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन थी। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है, वेलोसिटी का क्या रोल है, एक्सेलेरेशन का क्या रोल है, हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये सारा ये लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी बुक के ऊपर है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी बेटा देखिए, ये वो स्प्रिंग था, ये जो स्प्रिंग पड़ा हुआ है, जब हमने इस स्प्रिंग को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमने अभी उसको खींचा नहीं है, तो हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट मीन एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है अभी हमने इसको खींचा नहीं है, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जब हम इसको खींच कर यहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ पे ए के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुँच चुके हैं। अच्छा, जब हम इसको आगे लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स पीछे को लग रही होती है। इसका मतलब है अगर हम आगे लेकर जाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाती है, ठीक है, आपने अभी हमने पढ़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है उतनी फोर्स भी फिर ज़्यादा होती है, तो फिर जितनी फोर्स ज़्यादा होगी और फोर्स पीछे को खींच रही होगी तो फिर वो इतनी स्पीड से तो आगे नहीं जा सकेगा, वो तो पीछे को जाने की कोशिश करेगा क्योंकि फोर्स उसको पीछे को खींचने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, इसका मतलब है फिर उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता जीरो कम होना शुरू हो जाती है, फिर मैक्सिमम के ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है जो उसको पीछे लाना चाहती है और आगे नहीं उसको मतलब मूव करने देती, तो फिर इसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जीरो हो जाती है। हमने पढ़ा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के उल्ट है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मिनिमम है, फिर
वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस तरह अब हम वापस चीज़ को लेकर आना शुरू कर देते हैं। जैसे वो मीन पोजीशन के ऊपर पहुँचती है तो वो तेज़ी से फोर्स मतलब मीन पोजीशन की जानब जाना चाहती है, तो वो स्पीड लगवाती है, उस चीज़ की मोशन को तेज़ करती है। तो इसका मतलब है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो स्पीड से ही तो ये काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी तो फिर ये जो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह हम वापस इस साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ फिर एक्सट्रीम के ऊपर, अभी फिर मैंने बताया कि वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और चीज़ को मूव नहीं करने देती है, वो चाहती है कि वापस मीन की जानब आए। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब मूव नहीं करने देती, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इधर आते हैं एक्सट्रीम की जानब तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है। अगर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इसने नहीं लिखा तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी। लेकिन जब यहाँ पहुँचती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, फिर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल थी, ठीक है। उसने ये सारा इधर बताया हुआ है, ठीक है, कि हम जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की जानब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम होता है, तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी हमारी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर हम वापस आते हैं तो फिर स्पीड बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। इस तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम मीन जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हमारे पास, वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो बेटा टाइम पीरियड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑफ मास m अटैच जो किया हुआ स्प्रिंग के साथ वो क्या होगा, t इज इक्वल 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। m मास है और k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो टाइम पीरियड फिर स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये व्हाट इज टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड का शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आपने इसको देख लेना है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यही सारी एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में यहाँ लिख लें या बिल्कुल वही सेम टू सेम यहाँ दी हुई है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर आपने ये सारा बयान करना है और ये बयान करना है और ये पिक्चर बनानी है और ये सारा बयान कर देना है और ये हमारा टाइम पीरियड लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद ये एंड पे जो इसका रिजल्ट आया, दिस प्रोसेस रिपीटेड एंड मास कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। ये जो भी मैंने बताया कि ये सारा जो प्रोसेस इस तरह चलता रहता है, उस अब आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ के अंदर, तो सच मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहाँ पे वहाँ फ्रिक्शन वगैरह नहीं थी, आराम से मूव आगे पीछे हरकत में करता रहता है मीन, वो उसके ऊपर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो परफॉर्म कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये स्प्रिंग है, अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब हम इसको आगे खींचेंगे तो वो पीछे आगे हरकत करता रहेगा, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, तो मैस कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहेगा आगे पीछे। तो ऐसी जो चीज़ जो किसी पॉइंट के बैक एंड फोर्थ मोशन करती रहे और उसके एक्सेलेरेशन या उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की जानिब हो, तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ और बाउल वाले सिस्टम के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।